गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि एक ये स्टार सर्किट है और एक ये डेल्टा सर्किट है। इन दोनों के लिए आई फेज निकाल के दीजिए, पी थ्री फेज निकाल के दीजिए इंडिविजुअल, इसके लिए भी और इसके लिए भी। एंड देन अगेन आई फेज करंट निकाल के दीजिए और थ्री फेज पावर तो नहीं रहेगी, वैसे वो टू फेज पावर रह जाएगी। टू फेज पावर निकाल के दीजिए इस सर्किट के लिए भी और इस सर्किट के लिए भी, जब यहाँ पे एक ब्रांच ओपन सर्किटेड हो जाए और सिमिलरली जब यहाँ पर भी एक ब्रांच ओपन सर्किटेड हो जाए और उसके बाद जो नेटवर्क रहेगा उस नेटवर्क में क्या फेज करंट होगी और क्या पावर कंजप्शन होगी वो बताइए। तो मतलब ये टू पार्ट न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे क्या करंट फ्लो हो रही है, क्या पावर कंजप्शन है वो निकालेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट एंड द अदर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट अगेन विल बी कि हम यहाँ पे भी थ्री फेज पावर निकालेंगे और यहाँ पे भी करंट निकालेंगे, फेज करंट। दिस विल बी योर फर्स्ट पार्ट इस नॉर्मल थ्री फेज नेटवर्क में वेयर ऑल द थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड। तो चलिए निकालते हैं, स्टार कनेक्शन से शुरुआत करते हैं। फेज करंट और थ्री फेज पावर निकालने की। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय रूट 3। या आगे आपकी फेज वोल्टेज। बैलेंस सर्किट है, फोर्थ वायर न्यूट्रल वायर नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो फेज वोल्टेज रहेगी उसका आप बैलेंस्ड सर्किट में रूट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। और याद रखिएगा फेज और लाइन के बीच में 1/√3 का रिलेशन रहता है। RMS और पीक अलग चीज़ है, जैसे पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 1/√2 का रिलेशन रहता है। ये दो अलग चीज़ें हैं। ये थ्री फेज से रिलेटेड है और ये साइनोसॉइडल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हमें ये न्यूट्रल वायर नहीं दी हुई है तो हम इसे रब कर देते हैं, वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं आपको ये बताना चाहता था ये न्यूट्रल वायर हो या ना हो, यहाँ पे बैलेंस सर्किट के होने की वजह से लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में ये √3 का रिलेशन अभी भी सही एज ए ट्रू फैक्ट होल्ड करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 400/√3 के साथ फेज करंट निकालते हैं हमारी, वो आ जाएगी आई फेज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4/√3 एम्पेयर। ये आ गई हमारी फेज करंट। चलिए आप थ्री फेज पावर भी निकाल देते हैं स्टार के केस में। तो वो आ जाएगी 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज कॉस ऑफ फाई। 3 इंटू वी फेज है हमारे पास 400 डिवाइड बाय √3 और आई फेज है हमारे पास 4 डिवाइड बाय √3 और कॉस फाई की वैल्यू है 1 क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो वहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर ही रहता है। तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 1600 वाट्स थ्री फेज पावर कंजप्शन का स्टार के नॉर्मल केस में। तो चलिए अब डेल्टा के केस में भी निकालते हैं। यह हमारा डेल्टा, यहाँ पे हमारी वी फेज आ जाएगा सिंपली 400 वोल्ट्स क्योंकि इस टाइम पे डेल्टा के केस में आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होता है सेम होता है। तो आपकी फेज वोल्टेज भी यहाँ पे 400 वोल्ट ही आ जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी फेज करंट आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 100 ohms इक्वल टू 4 एम्पेयर। यहाँ हम देखेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक सेम लोड को, स्टार कनेक्टेड लोड को जब आप डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे मैंने कहा था 3 टाइम्स बढ़ जाएगी आपकी IL भी और P थ्री फेज भी। डेल्टा के केस में ज़्यादा होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा इस न्यूमेरिकल में। तो चलिए ये आपकी फेज करंट आ गई। अब थ्री फेज पावर भी निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 3 इंटू I²R और यहाँ पे हमारे पास 3 4 का स्क्वायर इंटू 100 और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 4800 वाट्स। यही हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा में अगर आप सेम लोड को कनेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो पावर कंजप्शन है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी सेम लोड की। तो आप देख सकते हैं 1600 इंटू 3 इज इक्वल टू 4800। तो वही हुआ। चलिए और फेज करंट में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई √3 है, वहाँ 4 है, यहाँ 3 का कोई रिलेशन नहीं होल्ड करता क्योंकि हमने बात की थी 3 का रिलेशन लाइन करंट में होल्ड करेगा। तो यहाँ आप इसकी लाइन करंट निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 3 टाइम्स का फ़र्क है। चलिए आगे चलते हैं और अब
सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि एक ब्रांच रिमूव हो जाए तो उसके बाद पावर कंजप्शन और फेज करंट क्या रहेगी वो सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी डायग्राम। एक ब्रांच रिमूव होने के बाद स्टार की और सिमिलरली ये वाली डेल्टा की। जब एक ब्रांच रिमूव हो चुकी है तो चलिए अब करंट निकालते हैं। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या रहेगी, देखिए अब यहाँ फेज वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस वो हमें पता नहीं है, तो पता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब ये सर्किट 3 फेज सर्किट स्टार कनेक्टेड अब एक सीरीज सर्किट बन चुका है। आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको देखने में मुश्किल हो रही हो। ये ब्रांच जो ओपन हो चुकी है इसे रिमूव ही कर देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। तो अब देखिए अब ये सर्किट आपके सामने जो बचा है ये एक नॉर्मल सा सर्किट है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है 400 वोल्ट्स अप्लाइंग अक्रॉस टू सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टर्स 100 ohms प्लस 100 ohms इक्वल टू 200 ohms। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी अब फेज करंट वो रहेगी 400 डिवाइडेड बाय 200 ohms इक्वल टू 2 एम्पेयर। यहाँ पे अब करंट आपकी जाएगी 2 एम्पेयर की यहाँ से और यहाँ से वापस आ जाएगी। तो दोनों फेजेस में अब जो करंट है वो 2 एम्पेयर की फ्लो हो रही है। और अब फेज वोल्टेज क्या है आप बता सकते हैं एक बार कैलकुलेट करने के बाद। करंट को 200 वोल्ट्स फेज वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे भी और सिमिलरली यहाँ पर भी। तो वैसे उसकी अब ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी फेज करंट मिल गई है 2 एम्पेयर। तो अब हम पावर कंजप्शन भी निकाल देते हैं ईच फेज का इंडिविजुअली भी। तो पहले एक फेज का निकालते हैं, वो आ जाएगा 2 × 100 I²R। तो वो हो गया आपका 400 वोल्ट्स। और सिमिलरली सेकेंड फेज की पावर कंजप्शन रहेगी आपकी 2 × 100 इक्वल टू अगेन 400 watts, and in total the power consumed by the network is P equal to P1 plus P2 equal to 400 plus 400 equal to 800 watts। तो यह आ गया आपकी एक ब्रांच रिमूव होने के बाद की पावर कंजप्शन नेटवर्क की। तो चलिए और डेल्टा में भी देखते हैं क्या पावर कंजप्शन आई है। यहाँ पे आपकी जो फेज वोल्टेज रहेगी अगेन वो भी 400 रहेगी वोल्ट्स बट अक्रॉस दिस सिंगल रजिस्टर, और 400 वोल्ट्स यहाँ पे अलग से एक्ट कर रही है। तो जो हमारी करंट आएगी वो आ जाएगी फेज करंट 400 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4 एम्प्स इस सर्किट के अंदर। और सिमिलरली 4 एम्प्स यहाँ पे भी आ जाएंगी 400 डिवाइड बाय 100 करके। तो यहाँ पर दोनों फेजेस के अंदर लेफ्ट ओवर फेजेस के अंदर 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो आपका P1 आ जाएगा यहाँ पे सिमिलरली I² करके 4² × 100 1600 watts। एंड अगेन सेकेंड फेज में भी 4 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो वहाँ पे आपकी करंट बन जाएगी अगेंस्ट 4 एम्पियर और आपका जो वोल्टेज बन जाएगा वो बन जाएगा 1600 watts। और इन टोटल आपकी पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क बन जाएगी 3200 watts। तो देखिए जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था वो ये था कि काफ़ी एक MCQs में पूछा जाता है। हमने नॉर्मल केस में जब डेल्टा की कंजप्शन निकाली थी इसी लोड के लिए तो वो आई थी 4800 watts। और अब जब P डेल्टा हमने निकाला है विद द वन ब्रांच ओपन तो हमारी कंजप्शन आई है 3200 watts। तो यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें एक सिंपल जनरल रिलेशन कि P डेल्टा आफ्टर वन ब्रांच ओपन और P डेल्टा इन अ नॉर्मल केस उनके बीच में रिलेशन क्या है वो 0.667 का रहता है कि 2/3 ऑफ पावर कंजप्शन वही नॉर्मल केस के कॉरस्पॉन्डिंगली। नॉर्मल केस में 4800 वोल्ट्स थी और अब 3200 वोल्ट्स। तो ये 2/3 का रिलेशन एक बड़ा कंसिस्टेंट रिलेशन है। ये MCQs में कई बार पूछा जाता है कि डेल्टा की एक ब्रांच ओपन कर दी जाए तो अब पावर कंजप्शन डेल्टा सर्किट की क्या रहेगी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लिखे रहे होंगे रिलेशन। तो आपने
0.667 यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे आपने टिक करना है, या 2/3 जहाँ लिखा होगा। और अदरवाइज MCQ को इसी MCQ को प्रैक्टिस कर देंगे तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ब्रांच ओपन करने के बाद अब पावर कंजप्शन कितनी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे आपने कहना है कि 1/3 हिस्सा कम हो जाएगा। तीनों फेजेस एक एक यूनिट पावर कंज्यूम कर रहे थे, और वहाँ से अब जब एक यूनिट निकल गया, एक फेज निकल गया ब्रांच का डेल्टा में, तो अब जो पावर कंजप्शन होगी वो 2/3 होगी या 1/3 कम होगी। वो जैसे भी पूछें तो आप वहाँ पे अपना आंसर दे देना, 2/3 या 1/3। और स्टार के केस में पूछते नहीं है, और अगर स्टार के केस में पूछें तो वहाँ पे हमारी पावर जो आई थी नॉर्मल केस में वो थी 1600 वोल्ट्स, और एक ब्रांच ओपन हो जाने के बाद वन ब्रांच ओपन आपकी पावर कंजप्शन आई है 800 वोल्ट्स की। तो मतलब स्टार में अगर एक ब्रांच ओपन हो जाए तो जो आपकी पावर कंजप्शन है वो 0.5 टाइम्स रह जाती है, मतलब हाफ हो जाती है।